हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर का 4th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.4। पिछले लेक्चर 4.3 में आपने पढ़ा कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कंडीशन ये है कि आज भी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप दे रखा है और उसके सेंटर पर नहीं लगाना है, उसके एक्सिस पर निकालना है। तो एक्सिस क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे ये मेरे पास मॉडल है, ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, ये लाइन एक्सिस है, ये लाइन एक्सिस है, ये इसका डायमीटर है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से पास हो रही है और रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये एक्सिस आपको इस एक्सिस पे निकालना। अगर आप उसको मैं बड़ा भी दिखा दे रहा हूँ इस टाइप का, ये मेरे पास सर्कुलर लूप, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके, तो इस तरीके से एक्सिस, ये एक्सिस हो गई। अब इस यहां पर निकाल लो, यहां पर कहीं पर भी निकालो, ये एक्सिस, मेरा हाथ एक्सिस हो गया, ये सर्कुलर लूप। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाली एक्सिस पर। अब क्या है, थोड़ा सा डायग्राम 2D बना हुआ है और कंडीशन 3D है, तो थोड़ा सा आप बेसिक समझ लो कि बोर्ड पर डायग्राम किस कंडीशन में कैसा बनाते हैं। देखो जैसे मेरे पास ये रिंग रखा हुआ है, अब ये मान लो ये हमारा बोर्ड कॉपी है, कॉपी पर रिंग ऐसे रखा हुआ है। अगर ऐसा रखा हुआ है तो आपको इस तरीके से बनाना है। ये रिंग ऐसा रखा है तो ऐसा बनाएंगे। सपोज कर लो कॉपी पर रिंग ऐसा रख दिया, यानी कॉपी पर रोल कर सकता है, यानी कि कॉपी पर रिंग इस तरीके से रखा हुआ है। ये हमारी कॉपी है, इस पर रिंग ऐसा रखा है तो हमें इस तरीके से बनाना है। और इस टाइप से रखा है, ऐसे भी रोल कर सकता है, लेकिन इस पोजीशन में अगर ऐसा रखा है तब हम इस तरीके से बनाएंगे जैसा मैंने ये बना रखा। तो इसमें आप ये ना समझे कि ओवल बना दिया है, ये सर्कुलर लूप, सर्कुलर रिंग ही है, बट इसको ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरीके से रखा है ये। और ये जो लाइन है, ये एक्स इसकी एक्सिस है, सेंटर पर से पास हो रही है। इसी पॉइंट पर, यानी कि इसी लाइन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस सर्कुलर लूप की वजह से। यानी कि ये एक्सेस हो गई, भाई ये पोजीशन है, ऐसा सर्कुलर लूप है और ये एक्सेस हो गई, यहां पर ये एक्स, इसमें ये एक्स हो गया। इतना क्लियर हुआ। तो ये तो आपने डायग्राम देखे किस तरीके से डायग्राम बनाना है। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब क्या है इसमें, ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, R इसका रेडियस है, O इसका सेंटर है, X डिस्टेंस है एक्सिस पर, और P पॉइंट कहां पर है, उस एक्सिस पर जिस पॉइंट पर आपको इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इतना क्लियर है। उसके बाद अब ये देखें कि ये X हो गया और ये R हो गया, तो हमने क्या किया, ये स्मॉल लेंथ ले लिया DL। जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि तरीका क्या रहता है हमारा। हम क्या करते हैं किसी भी केस में, जैसे हमें क्या करना है, सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सर्कुलर लूप का छोटा सा पार्ट ले लेंगे, यानी करंट कैरिंग लूप का छोटा सा पार्ट, छोटी सी लेंथ ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया DL, ये DL कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B पॉइंट पर, वो निकाल लेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, ये पूरा सर्कुलर लूप यानी पूरा रिंग इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो आ जाएगा। ऐसा ही करें, पिछले डेरिवेशन में भी आपने देखा होगा, जो 4.3 में करवाया था सर्कुलर लूप के केस में, छोटे से पार्ट की वजह से सेंटर पे देखा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया और फिर इंटीग्रेट कर दिया, पूरा रिंग कितना प्रोड्यूस करेगा वो आ गया। तो इसी तरीके से करते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करा, ये S हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये हमने पॉइंट ले लिया Q, ये O, ये P। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, इन ट्राइंगल QPO, QPO ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये एंगल थीटा ले लिया है, तो ये बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो हमारा QP क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस को हमने S से रिप्रेजेंट करा है, तो S किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के बराबर, वही लिख दिया। तो यानी कि S हमारा जो है वो R स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर के रूट के बराबर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ये ध्यान रखना, कहीं पर रूट लगाया तो हम उसको 1/2 भी लिख सकते हैं। अब ये जो छोटा सा पार्ट है, करंट तो पूरे लूप में फ्लो कर रहा है, तो इस छोटे से पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस में प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन ये। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस लाइन के साथ ये जो लाइन है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 90 डिग्री बना रही है, ये 90 डिग्री बना रही है। दूसरी चीज समझना है कि हमने इस छोटी सी लेंथ लिया, स्मॉल लेंथ लिया, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हमने डीवी से रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि भाई लेंथ स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल प्रोड्यूस होगी। अब पूरे सर्कुलर लूप के से ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका डायरेक्शन इस तरीके से कैसा है उसको थोड़ा समझ लो। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, करंट इसमें कैसा फ्लो कर रहा है इस तरीके से, मतलब मैं इस साइड से देख रहा हूं तो मुझे ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ऐसा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो थंब का डायरेक्शन इधर जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस होगा, देखो ऐसे गोल गोल। एक्चुअल में बताया जो ये गोल जब हम बात करते हैं ना तो ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मे बी स्ट्रेट ऑकर, बट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस ही होती है। तो आप समझना जरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न। ये कंडक्टर हमने स्मॉल लेंथ लिया, यहां पर थोड़ी सी लेंथ dl, अब उसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे गोल गोल प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसे गोल गोल ऐसे हो रही। अब ये अगर ऐसे करके मैं बना रहा हूं तो एक सर्कल बनना नहीं बनना, मतलब ये जो पॉइंट है, मतलब इतनी लेंथ है, बहुत ही स्मॉल लेंथ, यहां पे तो ज्यादा दिखा रखा है, डीएल लेंथ बहुत स्मॉल है, ऐसे छोटा सा होगा, छोटी सी लेंथ। डीएल होती है स्मॉल लेंथ के लिए बहुत ज्यादा, जब वो बहुत ज्यादा छोटी सी लेंथ होगी डीएल, करंट तो फ्लो कर ही रहा है उसमें से, तो वो एक पॉइंट जैसा बिहेव करेगी, इतना सा है। अब उसके चारों तरफ हमने ऐसे करके बना दिया कि क्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से गोल गोल बना रहे हैं, क्यों, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बताया है। कोई सर्कुलर रिंग लिया, अगर उसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, मैं इस साइड से देख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मेरे वाली साइड बन गई साउथ और ये वाली साइड बन गई नॉर्थ। क्यों, क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहे हैं करंट, तो मेरे साइड से तो क्लॉकवाइज है और उस साइड से कैसा हो जाएगा, जो उस साइड से देख रहा होगा उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। पैटर्न बता रखा। अगर इसमें आपको डाउट हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही, कौन सा साइड नॉर्थ बन रहा है, कौन सा साउथ बन रहा है, तो 4.1 लेक्चर देख लो आप, इसी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें कोई डेरिवेशन, कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं करा, उसमें पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अलग अलग टाइप के कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर लूप ले लिया, सोलोनॉइड ले लिया, वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो बताया। तो वो आप देख सकते हो 4.1 4 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो क्या हो गया, अब करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो छोटा सा लेंथ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड समझना है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इस तरीके से, ये गोल 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 ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं। जब ये ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये जो चारों तरफ ऐसे होंगे ना, एक छोटा सा रिंग, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे होता जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है। जैसे हमने राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बताया था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही, तो ऐसे पास में ऐसे बनाया, इधर भी हो रही, इधर भी हो रही, इधर भी हो रही। अब आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, तो टेंजेंट ड्रॉ करा, टेंजेंट ड्रॉ करा। अब बात समझो, इस तरीके से अगर गोल 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 हो रही है, जैसे हमने इस तरीके से बनाया कि ये कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ऐसे बना दी। अब आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस पॉइंट पे निकालना, तो आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट पे निकालना तो इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो अभी इसको देख लो, ये बना दिया, तो ये सबसे बड़े वाले रिंग की तो बात करें तो अंदर वाले को मैं रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। तो ये टेंजेंट अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, इस लाइन के साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री बना रही। ये कितना बना रही, 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री बनना है, ये वायर है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, और ऐसा टेंजेंट, टेंजेंट इधर बना दिया, और ये
मान लो ये आर है, इसमें मैंने ये आर बना दिया, आर के साथ बी कितना बना, 90 डिग्री एंगल। तो आप ये समझ लो ये करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, टेंजेंट बनाया, तो आर के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाएगी, इस आर के साथ कितना बनाएगी, 90 डिग्री। तो वही समझना है, ये सर्कुलर लूप है, इसमें छोटा सा लेंथ ले लिया dl, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, अब इसके चारों तरफ मैग्नेट ऐसे गोल गोल प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस हो रही। अब इधर से जब ऐसे प्रोड्यूस हो रही है सबसे बड़ा वाला सर्कल, तो ऐसे गोल जा रहा है ना, तो इस पॉइंट पे निकालना तो क्या बनाएंगे, टेंजेंट, इस पॉइंट पे क्या बनाएंगे, टेंजेंट। तो इसके साथ ये जो टेंजेंट है ये 90 डिग्री बनाएगी, इसके साथ ये टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। आप मैं थोड़ा सा देखता हूं बना के, ऐसा हो गया, और यहां पर ये छोटी सी लेंथ ले लिया हमने dl, ये छोटा सा लेंथ है हमारा dl, इसको मैं यहां लिख देता हूं dl। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे गोल गोल बना रहे हैं, ऐसे, ठीक है, और इसी तरीके से ऐसे। अब ये ऐसे एक्सेस हो गया, ये एक्सेस हो गया। अब मान लो ये यहाँ से ऐसे करके टेंजेंट बना रहे हो, अब यहाँ टेंजेंट बना रहे हो, तो ये टेंजेंट इस लाइन के साथ, ये देखो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गोल गोल बन रही हैं, इस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे टेंजेंट ये बनाया आपने dv, ये बनाया आपने dv। अब ये dv ये क्या हो गया, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो गोल गोल बन रही है उसका ये रेडियस हो गया, तो इसके साथ ये टेंजेंट कितना बनाएगी, यहाँ 90 बनाएगी, नहीं बनाएगी, ये लाइन इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगी। इसीलिए ये लाइन जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट करा है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये दिखा रखा, ठीक है। देखो अगर आपको ज़्यादा इरिटेशन लगती है कि आपको लगता है दिक्कत हो रही समझने में, तो आप डेरिवेशन डायरेक्ट देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपसे कोई थोड़ी पूछ रहा है कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री, बस आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री है, काम चलेगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे बन रहा है 90 डिग्री, ये किस तरीके से बन रहा है। तो एक तो वो 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और है जिसमें आता है एंगल कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एस, ये सर्कुलर लूप यानी कि इतनी लेंथ जो है उसके साथ कितना एंगल बना रही है, सर्कुलर लूप का ये छोटा सा पार्ट है उसके साथ कितना एंगल बना रही, यहाँ पर एंगल बनना 90। तो जब यहाँ पर कोई बताया था ना 90 बन रहा है क्यू पॉइंट पर, तो बच्चे क्या कहते हैं, नई थ्योरी डेवलप कर दी भाई, नई थ्योरी डेवलप कर दी सर ने, उन्होंने कह दिया यहाँ पे 90, कहा ये तो ट्राइंगल है QPO, कहा ये 90 पहले से, ठीक है। और ये सर ने यहाँ पर 90 क्यू पॉइंट पे बता दिया 90, तो ये भी 90, ये 90, कहा 180, तो यही हो गया। अब ये सर का एंगल 0 है, कहा ये एंगल बना के भी सर के हिसाब से तो 0 हो गया। अगर सर कुछ बता रहे हैं, मान लो 30 डिग्री होगा तो 90 कितना हो गया, 180 और 30 210 हो गया। वो तो बोले सर के 3 एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 210 बैठ रहा है जाके। तो आप थोड़ा समझना, जब इस पॉइंट पर 90 बोलते हैं, ये एंगल ये वाला नहीं, थोड़ा इसको क्लियर कर दूं मैं। वो कौन सा एंगल की बात करें, इस पॉइंट पर कौन सा एंगल बोल रहे हैं। देखो ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने यहाँ लेंथ ले लिया, ये छोटा सा पार्ट लिया, तो इस छोटे से पार्ट आपको तो बहुत बड़ा अगर रिंग होगा, थोड़ा इमेजिन भी करना है, जो आप अपने आसपास चीज़ें देखते हो उससे आपको समझना है। अर्थ जो है वो परफेक्ट कोई स्फीयर तो है, परफेक्ट ओवल है, लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो वो फ्लैट भी नहीं है, अर्थ फ्लैट भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को तो देख के फ्लैट ही दिखता है, क्योंकि हम उसका छोटा सा, एक बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट हम देख पाते, तो हमें कैसा लगता है, फ्लैट। ऐसे ही अगर जैसे मेरे पास ये रिंग है, ये तब भी छोटा, अगर मैं बहुत बड़ा ऐसा रिंग ले लूँ और उसका छोटा सा पार्ट कट करूँ, ऐसे छोटा सा पीस कट करूँ, तो वो एज अ स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन, पता ही नहीं चलेगा कि बहुत बड़े रिंग का छोटा सा पार्ट, ऐसे लगेगा कोई स्ट्रेट रॉड थी, कोई रॉड थी उसका पीस कट कर लिया है,
सीधी रॉड, स्ट्रेट रॉड। बहुत बड़ा रिंग होगा, उसका छोटा सा पार्ट। ऐसे क्या होता है, अर्थ बहुत बड़ा स्फीयर है, उसका हम छोटा सा पार्ट देख पाते तो हमें फ्लैट लगता। तो हमने क्या करा, छोटा सा पार्ट ले लिया। अब ये छोटा सा पार्ट ये हो गया, ये मान लो ये वाला पेन जो है हमने यहाँ इस रिंग में से एक छोटा सा पीस कट करके निकाल लिया, वो एक स्ट्रेट पार्ट हो गया। ये हमारा हो गया डीएल। अब जब ये डीएल हो गया और ये जो है रेड कलर का पेन जो हो गया, ये हो गया एस। ये हमारा ब्लू कलर का पेन हो गया डीएल और ये रेड कलर का हो गया एस। अब बताओ, अगर ये एस ऐसे है डीएल के साथ ये एस, तो यहां पर कितना एंगल बनना है, यहां पर कितना बनना है 90। अगर ऐसे होगा तब भी 90, ऐसे होगा तब भी 90, ऐसे होगा तब भी 90, ऐसे होगा तब भी ऐसे, कोई पोजीशन कर लो। अभी तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसी पोजीशन है, तो यहाँ 90 बन रहा है। तो अब समझना यहां पर 90 बनना है। देखो ऐसे, इस पोजीशन में 90, इस पोजीशन में 90, जैसे मैंने अभी दिखाया यहां पर 90, लेकिन ये 90 नहीं बनना है। अब डाउट कहां पे आता है बच्चों, ये जो है यहां पर, ये देखो इस पोजीशन में यहां वाला जो एंगल है आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है पेन के साथ, ये 90 नहीं बनना है। तो जब यहां बताया जाता है ना, तो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे इस एंगल को सोचते हैं। वो सोचते हैं ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल, ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये 90 है ही नहीं, वो तो पहले से क्लियर है। आप खुद देखो, ये डीएल लेंथ है और ये रेड कलर का हमारा क्या हो गया एस है। तो एस मैं इसको कह रहा हूं, यहां पर 90 बनना है। ये देखो आपको दिख रहा होगा इसके साथ ये 90 बना रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं इस तरीके से कि भाई ये जो पेन है यहां पर जो एंगल बना रहा है, क्या ये 90 बनना है? नहीं, देखो आपको दिख रहा होगा ये 90 नहीं बनना। तो जब इस पॉइंट बोला जाता है, इस पॉइंट को, तो ये एंगल की बात नहीं की जाती है, यहां पर इस एंगल की बात की जाती है। ये डीएल के साथ ये जो एंगल बना, इतना क्लियर हो गया। तो ये दो एंगल थे जिसकी वजह से डाउट होता है। तो यहां पर हम कहते हैं ये जो एस है इस डीएल के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ये किसको समझना है। अब क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने रिजॉल्व करा दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट बना हमारा यहां पर और एक कंपोनेंट बन गया ये, दो कंपोनेंट बने। अब बात आती है एंगल की। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंगल ऐसा लेते हैं कि एक से ज्यादा एंगल अगर है तो सारे एंगल एक ही बराबर हो। ऐसा ना हो कि एक ही डेरिवेशन में एक एंगल θ1, एक θ2, θ3, उससे पता क्या प्रॉब्लम, उससे कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, नहीं डेरिवेशन तब भी होगा, लेकिन वो टिपिकल हो जाएगा, सब याद रखना पड़ेगा। θ1 θ2 कहाँ पर θ1 है, कहाँ पे θ2। तो हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा जब एंगल बनाते तो ऐसे एंगल सेलेक्ट करते हैं कि जो सारे के सारे बराबर। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने ये देखा कि ये वाला एंगल अगर हम बात करें इस एंगल के बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो हमने इसको थीटा नहीं लिया, इसको थीटा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की बात करेंगे, एक चार्ज कैरिंग सर्कुलर लूप था, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वहां पर हमने थीटा यहां लिया था, लेकिन यहां थीटा यहां ले लिया। अब यहां पर इसलिए लिया थीटा क्यों, हमारा ये थीटा बराबर। अभी बराबर कैसे, ये भी समझ लो आप। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो dB है इस S के साथ कितना एंगल बना रही है, यहां पर देखो 90 डिग्री। मैंने क्या बोला, ये 90, इस तरीके से ये हमारा 90 बन गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको θ1 लिख दूं, फॉर एग्जांपल इसको θ2 लिख दूं और इसको थीटा लिख दूं, तो मैं बोल सकता हूं θ प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये और ये एंगल जोड़कर 90 डिग्री। अब इसको हटा देते हैं तो 90 रहेगा ही रहेगा। और ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, यानी कि θ1 और थीटा भी 90 है। भाई ये एंगल इसका सम भी 90, क्योंकि ऐसे देखो ये 90 डिग्री बना नहीं बनना है। अब इनका दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रख दो, थीटा प्लस θ2, θ1 प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, θ1 θ2 के बराबर होगा, तो ये एंगल इसके बराबर आ गया। इसीलिए हम इन दोनों को थीटा लिख देते, एक ये थीटा लिया, एक थीटा लिया, ये क्लियर हो गया। तो ये बराबर क्यों, मैं वो ही बता दिया आपको। ठीक, अब क्या हो रहा है, जब ये थीटा हो गया तो अब हमें ये क्या लिखना पड़ेगा, इसको तो हमें dB cos थीटा लिखना पड़ेगा। ये तो आपको पता है कि भाई जिसके साथ थीटा लेते हैं उसके साथ cos थीटा लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, dB sin थीटा। तो
अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चार्ज कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से जब हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उसमें अगर देखोगे तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आया था उसमें आया था डी ई कॉस थीटा, क्योंकि उसमें थीटा यहां था, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनना था डी ई साइन थीटा। तो कई बार बच्चों को लगता है अरे ये क्या करते हैं, उन बच्चों को क्या लगता है कभी इधर ले लेते साइन, कभी ऊपर ले लेते साइन, वो डिसाइड ही नहीं करते टीचर, कभी जब मर जाते। लेकिन नहीं, उसका रीजन है, आपको रीजन समझना है ना, क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर मजबूरी है। हम ये थीटा बराबर है, जब ये थीटा बराबर है तो इसलिए हमने इसको थीटा लिया। अगर हम इसको ले लेते तो ये थीटा अलग हो जाता, ये थीटा अलग हो जाता, फिर हम इसको कुछ अलग करना पड़ता थीटा, तो उसको थीटा 1 करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमने ऐसा किया। अब ये हमारा हो गया। अब आप इसमें देखो, ये भी बिल्कुल उसी डेरिवेशन जैसा है, मतलब उसमें काफी सिमिलरिटी है। अगर हम इसके डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ही होता है, जैसे ये है हमारे पास, ये रिंग दिख रहा होगा, ये डायमीटर है, तो इसका अपोजिट पॉइंट ये हो गया डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमीटर के अपोजिट। इसका अपोजिट ये हो गया, समझ में आ रहा है? इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इस तरीके से कोई भी डायमीटर बना दो, उसका एक पॉइंट ये तो उसका अपोजिट ये। तो हमने क्या किया, यहां पर हमारा जो इसका डायमेट्रिकली क्यू का अपोजिट हो गया वो यहां आ गया। तो अगर हम यहां पर भी ऐसे कर ले ना, ये डीएल ले लें, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो हम इसको भी बना सकते हैं ऐसे। डेरिवेशन करोगे, देखो एक चीज बता दो, डेरिवेशन में तो आपको कोई जरूरी नहीं कि ये सब बनाना है, आपको तो सिर्फ ऊपर का बना दो और डेरिवेशन कर दो। ये इतने पार्ट की वजह से हमने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है इस डीएल की वजह से, तो वो ऐसे आ जाएगा। उसमें भी वही रीजन है कि इस लाइन के साथ ये डीबी जो है वो 90 डिग्री बनाएगा। जैसे ये बना रहा था ना, इस एस के साथ ये 90 बना रहा था, तो एस तो ये रहेगा ही रहेगा भाई, ये डिस्टेंस ये बराबर ही रहेगा ना, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब इस dB को रिजॉल्व करोगे आप तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट यहां बनेगा, एक कंपोनेंट यहां बनेगा। अब यहां वाला एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, वो बराबर क्यों होंगे, ये मेरे पास बना हुआ है। अब एक पॉइंट मैंने यहां लिया और यहां से एक लाइन ड्रॉ करा, और एक पॉइंट मैं यहां ले लूं इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, उससे ऐसे कर दूं, तो यहां पर जो एंगल बन रहा होगा इस तरीके से, ये एंगल बनेगा ग्रीन के साथ, ये जो रेड कलर का पेन एंगल बना रहा वो, और ग्रीन के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये दोनों बराबर होना है, क्योंकि ये लेंथ और इससे ये जो पेन से जा रहा है इस पॉइंट तक की लेंथ बराबर है। बात समझ आ रहा है? ये दोनों के लिए कॉमन, तो एंगल तो बराबर होना ही होना है। ठीक है, इतनी तो मैथ्स यार आती है तुम लोगों को। तो ये दोनों एंगल बराबर, अब ये दोनों एंगल बराबर, इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल बराबर है हमारा, ये एंगल इसके बराबर है, जैसे ऊपर बताया था सेम कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा आपका डीबी, नीचे के लिए सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, तो डीबी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा डीबी, ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब इसमें क्या होगा, देखो डीबी कॉस थीटा इस डीबी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक का डायरेक्शन ऊपर, एक का डायरेक्शन नीचे। पर ये दोनों डीबी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन एक ही है। अब बात आ रही, क्या सिर्फ ये डीबी कॉस थीटा सिर्फ दो ही बनेंगे? नहीं, अब आपको समझना। अब आप ये देखें, ये जो कंपोनेंट बना रहे हैं हम डीबी साइन थीटा और डीबी कॉस थीटा, इस डीबी को हमने दो पार्ट में तोड़ा। ये हमारा डीबी इस तरीके से था, इसको मान लो, इमेजिन करो इस पेन को बीच में से काटा, दो पीस में कट हो गया, एक हो गया ऐसा डीबी साइन थीटा और आधा पेन ऐसे कर दिया डीबी कॉस थीटा। तो ऐसे कितने कंपोनेंट बनेंगे, डीबी के डीबी साइन थीटा और डीबी कॉस थीटा। क्योंकि कितने का मतलब ये हो गया, एक डीबी ये है, इसके दो कंपोनेंट, एक डीबी ये है, इसके दो कंपोनेंट। इस तरीके से कितने कंपोनेंट बनेंगे? पहले तो आप समझें हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन को। देखो मैं अपने हाथ ऐसे कर रहा हूं, अर्थ सरफेस के ये पैरेलल है, तो हम क्या बोलते हैं, जो भी डायरेक्शन हम अर्थ सरफेस के पैरेलल लेते हैं ना, उसे हम लेते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन। दूसरा हाथ कर दिया हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ऐसे कर दिया हॉरिजेंटल डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? ऐसे कर दिया, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों अर्थ सरफेस के पैरेलल है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन।
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और एक को ऐसे रखूं तो ये वाला मेरा हॉरिजेंटल डायरेक्शन और ये मेरा वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको इस चीज को समझना है कि यहां पर हम एक को हॉरिजेंटल एक को वर्टिकल कैसे बोलेंगे। अब उसको समझो दो। उसको मैं आपको ये मेरे पास एक मॉडल है, मैं इसकी हेल्प से बताता हूं। देखो ये हमारा सर्कुलर लूप है, आपको दिख रहा होगा ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसकी हमने छोटी सी लेंथ ले लिया यहां पर टॉप पर। अब बात समझना बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, ये टॉप पर लिया, टॉप। अब ये ऐसे जा रही है, ये पिंक कलर की लाइन जा रही है इस तरीके से, ये पिंक यानी कि ये एस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पिंक कलर की लाइन एस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस छोटे से पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अब आप ये देखो, ये जो रेड कलर का पेन है ये डीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा कर रहा है, डीबी को। और ये डीबी कितना एंगल बना रहा है, ये डीबी इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर आपको दिख रहा हो वहां से क्लियर तो आपको लग रहा होगा, देखो ये जो ऐसा बनाया है बिल्कुल, ये देखो ऐसा कर दूं मगर तो आपको बिल्कुल दिखेगा ये ऐसा 90 बन गया, लेकिन रिंग तो ऐसा है। तो अगर आप इसे देखें तो ये देखो बिल्कुल इस लाइन से, अगर मैं इस वाली लाइन को बिल्कुल ऐसा कर दूं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, तो ये इसके साथ 90 बना रही है। तो इस तरीके का डायग्राम। अब इस डीबी को हमने क्या किया, रिजॉल्व यानी कि दो पार्ट में तोड़ा। अब इधर से पॉइंट समझे, तो एक तो कंपोनेंट हमने बनाया ऐसा हॉरिजॉन्टल कॉलम इस डीबी को तोड़ने पर, और एक बनाया वर्टिकल कॉलम। तो इसे हमने क्या बोला, डीबी कॉस थीटा, और इसे क्या बोला, डीबी साइन थीटा। जिसके साथ एंगल लिया उसके साथ कॉस थीटा, और यहां पर हमने कोई एंगल नहीं लिखा तो डीबी साइन थीटा। एंगल तो होगा कुछ, ऐसा नहीं है। जब यहां पर होगा तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा तो 90 है। तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर हम इसकी बात करें, ये वाले की इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, लेकिन हम इसे लिख नहीं रहे। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब हमने क्या करा है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिया। अब यहां पर समझो, जब यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हमने डीएल लेंथ लिया। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर बोला मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर तो कैसा आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। अगर इसको भी देखोगे तो ये भी क्या रहा है, यानी कि ये डीबी, ये वाला डीबी इस लाइन के साथ, यहां से जो लाइन जाएगी ऐसे करके, यहां से जो लाइन जाएगी उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। जिस तरीके से मैंने ये बनाया ना वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। अब क्या होता है, जब हमने इसको रिजॉल्व किया, एक इसका कंपोनेंट बनाया वर्टिकल के लॉन्ग और एक हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वाला क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग। अब क्या होता है, अब डाउट यहां समझना कहां क्रिएट होगा। अब जब आपने क्या किया, सपोज कर लो आपने यहां पर ले लिया हमने इस पॉइंट पर, जब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, यहां डीएल लेंथ लिया, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बनेगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बनेगा इस तरीके से। इस पॉइंट पर मतलब ये हमने छोटी सी लेंथ लिया डीएल, इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा ऐसा। जब इसको रिजॉल्व करोगे, आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा ऐसा आपकी तरफ और एक बनेगा इस तरफ। अगर ये दोनों देखे जाएं, इस तरीके से दो कंपोनेंट बनेंगे, जिससे मैं बता रहा हूं, एक तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट, ये रेड कलर का पेन, और एक कंपोनेंट ये हो गया, इसको समझना। ये दो कंपोनेंट बने, किसको, इस वाले को रिजॉल्व करके। ये रेड कलर का जो पेन है इसको मैंने जब दो पार्ट में तोड़ा तो इसके दो कंपोनेंट बने, एक ये बन गया एक ये बन गया, ये दो बन गया, समझना। इतना क्लियर हुआ। यहां छोटी सी लेंथ ली, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, इसके हमने दो कंपोनेंट बनाए, इस डीबी के एक कंपोनेंट बनाया ऐसा, एक कंपोनेंट है बनाया ऐसा। अगर आप ये देखो तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों अर्थ सरफेस को तो पैरेलल है। अब जब ये अर्थ सरफेस के पैरेलल है तो हमें लग रहा है दोनों ये कैसे हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल, लेकिन नहीं है। इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और इसको वर्टिकल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको अगर ऐसे घुमा दो ना तो देखो ये वर्टिकल हो गया नहीं हो गया, ये वर्टिकल हो गया नहीं हो गया।
तो ऐसे आप हर एक जो कि कंपोनेंट ऐसा है, ये समझना, इस तरीके से मेरी तरफ आ रहा है, अगर इसको देखा जाए तो ये अर्थ सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है, और ये वाला भी अर्थ सरफेस के पैरेलल है। लेकिन क्या हो रहा है, जब आप इसको ऐसे रोटेट करते हो, इसको रोटेट करते हो, देखो दो कंपोनेंट फिर से बता रहा हूं। ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा, ये रेड कलर का पेन है, ये रेड कलर का पेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्टिकल को, ये वाला पेन वर्टिकल को। अगर मेरी तरफ है तो ये और ये दोनों कैसे लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि अर्थ सरफेस के पैरेलल, मैंने कहा जो कंपोनेंट अर्थ के पैरेलल होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर, जैसे ही हम इसे घुमाएंगे ऐसे, तो ये तो अर्थ सरफेस के पैरेलल रहेगा, पर क्या ये रहेगा, नहीं, देखो ये ऐसा आ गया। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये dv cos थीटा, तो हम बोलेंगे ये dv cos थीटा, ये dv cos थीटा, ये dv cos थीटा, ये dv, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये वर्टिकल है, ये सारे हमारे लिए क्या वर्टिकल। अगर ऐसा भी है तो आप ऐसे इमेजिन करो, घुमाया, तो ये जितने भी होंगे, ये dv cos थीटा इस वाले dv cos थीटा को कैंसिल करेगा, ये dv cos थीटा इस वाले dv cos थीटा को कैंसिल करेगा, ये dv cos थीटा इस वाले dv cos थीटा को कैंसिल करेगा। बात समझ रहे हैं, ऐसे हर एक अपने अपोजिट वाले को कैंसिल कर देगा। बट ये जो हॉरिजॉन्टल वाले बन रहे हैं, ये किसी को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इन सबका डायरेक्शन एक ही है। इतना क्लियर हुआ। तो अब बात आ रही है इस तरीके से dv cos थीटा कितने बनेंगे, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट, बहुत सारे बनेंगे, हमें नहीं पता है कितने हैं, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जितने ही बनेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही ये dv sin थीटा कितने बनेंगे, ये भी इनफाइनाइट बनेंगे, हमें नहीं पता वो कितने बनेंगे, जितने भी बनेंगे वो सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये जो सर्कुलर लूप है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लेंथ जितने भी कंपोनेंट बनाएगी dv sin थीटा, उन सबको हम ऐड करना है। तो उसको ऐड करने का तरीका क्या, इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट कितने लगाएंगे, 0 से 2 पाई आर। 0 से 2 पाई आर का मतलब ये सर्कुलर लूप की टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। तो ये सर्कुलर लूप जितने भी बनाएगी कंपोनेंट, क्योंकि यार इसके छोटे छोटे हम पार्ट लेते जाएंगे, हर पार्ट इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाए प्रोड्यूस करेगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरीके से जैसे इसको करा है dv। फिर इस dv को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक dv sin थीटा, एक dv cos थीटा। तो इस तरीके से सर्कुलर लूप जितने भी dv sin थीटा बनाएगी, उन सबको हम लिमिट लगाकर इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 2 पाई आर लिमिट लगाएंगे और लिखेंगे dv sin थीटा, सबका टोटल आ जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये dv sin थीटा जितने भी बन रहे हैं उन सबके सम के बराबर होगी, क्योंकि ये dv cos थीटा इस पॉइंट पर जितने भी बनेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे मैंने बताया, ये dv cos थीटा ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल करेगा, इधर वाला इधर वाले को कैंसिल करेगा, एंड सो ऑन। इतना आया समझ में, ओके। अब करेंगे हम डेरिवेशन। अब डेरिवेशन क्या करें, अब ये जो dv sin थीटा जितने बन रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट कर लेना। तो उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा भाई जो B मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट P पर प्रोड्यूस होगी इस सर्कुलर लूप की वजह से, करंट कैरिंग लूप की वजह से, तो वो जितने dv sin थीटा बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, उन सबके सम के बराबर होगी। तो उसके सब के सम के बराबर कैसे होता है, तो मैंने एक तरीका बताया, फिजिक्स में जब टोटल करना होता है तो क्या कर रहे हैं, हर जगह इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया और dv ये sin थीटा लगा दिया, यहां पे लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब dv लिखा एक बार है और यहां लिमिट लगाया 0 से 2 पाई r, यानी कि ये सर्कुलर लूप जितने भी ये dv sin थीटा बनाएगी सबका टोटल हो गया। ये इंटीग्रेशन का साइन 0 से 2 पाई आर, सर्कुलर लूप, ये dl लेंथ, छोटी छोटी लेंथ लेंगे, बहुत सारे dv sin थीटा बनेंगे, dv cos थीटा भी बनेंगे लेकिन वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जितने भी बनेंगे dv sin थीटा सब के सब का हमने टोटल कर दिया। अब बात आ रही db, अब समझना है यहाँ पर ये db। अब db को थोड़ा अलग फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ, बायोट सेवर्ट लॉ लगाना है। dv फॉर्मूला पड़ा होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl
ये होता है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला लिखा है, नहीं इसके अकॉर्डिंग भी नहीं लिखा, मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हमने लिखा डी वी। अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज लिख दिया, आई की जगह आई लिख दिया, डीएल लेंथ लिया, डीएल लिख दिया। अब आर की जगह क्या लिखूंगा, आर की जगह ये जो डीएल लेंथ है इससे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये लेंथ इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वही तो निकाल लें इस डीबी से। फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके पूरा रिंग कितना करेगा वो निकालेंगे। तो इस डीएल से यहां तक की जो लेंथ है या डिस्टेंस है उसे एस से रिप्रेजेंट करा तो एस का स्क्वायर, एस का स्क्वायर। और ये जो साइन थीटा ये तो साइन 90 हो गया भाई, ये साइन 90। अब ये 90 कैसे होगा, वही कॉन्सेप्ट अभी बताया, क्या बताया कि भाई ये जो है हमारा डीएल लेंथ है और ये हमारा क्या है एस है। अब ये एस कितना एंगल बना रहा है, देखो यहां पर देखो कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। तो इस तरीके से ये पोजीशन है, ये डीएल है छोटा सा पार्ट और ये एस, तो ये यहां एंगल बना रहा है 90, तो वो तो 90 हो गई। जब 90 लिख दिया तो हमारा क्या हो गया यहां पर डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल और एस स्क्वायर। ये हमारी डीबी की वैल्यू रेडी हो गई यहां लिखने के लिए। अब यहां पर एक ये साइन थीटा और है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको लग रहा है ये साइन थीटा, भाई ये जो साइन थीटा था ये तो डीबी फॉर्मूले का था, ये तो जो साइन थीटा था वो डीबी फॉर्मूले में तो पहले से साइन थीटा था। ये साइन थीटा दूसरा है, ये साइन थीटा दूसरा, ये कौन सा थीटा, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 90 लिख दी है पर इसकी वैल्यू 90 थोड़ी रखेंगे। ये कौन सा एंगल, अब दोनों में डिफरेंस समझना है। ये जो एंगल है थीटा ये वाला है, इस डीएल लेंथ के साथ यहां पर ये एस कितना एंगल बना रहा है, ये बायोट सेवर्ट लॉ में याद है, तो ये तो 90 हो गया। और यहां ये जो थीटा लिखा है हमने डीबी साइन थीटा, तो ये साइन थीटा तो ये वाले थीटे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने रिजॉल्व करा, दो कंपोनेंट बनाए इसके। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल ले लो, ये जो ट्राइंगल हमारा बना हुआ है QPO, तो इसमें हम साइन थीटा कितना लेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना एंगल, ये परपेंडिकुलर हो गया R, बेस कितना हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया हमारा S, ये तो R अपॉन S हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू R अपॉन S तो हम यहां पुट कर देंगे, तो B इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई R, dB की वैल्यू यहां से पुट करूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन S स्क्वायर। देखो ये मैंने dB की वैल्यू पुट करा, अब ये साइन थीटा की वैल्यू यहां से R अपॉन S ये पुट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट उसे बाहर निकालो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई R अपॉन S स्क्वायर है और S ही है, तो S क्यूब साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई R और अंदर DL। ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ यही वेरिएबल है DL, ठीक है। इसी को क्योंकि थोड़ी सी लेंथ लिया है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी लूप की लेंथ की बात करेंगे, यानी कि सर्कमफेरेंस की बात करेंगे, तो वो वेरिएबल है तो इसको अंदर रहने दिया। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई R अपॉन S क्यूब, DL का इंटीग्रेशन L होता है, DL का L, DX का X, DY का Y एंड सो ऑन, इस तरीके से इंटीग्रेशन 11th में पढ़ा होगा। 0 से 2 पाई R, जो नीचे लगाया लोअर लिमिट, जो ऊपर लगाया अपर लिमिट, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना, दूसरा ब्रैकेट मत लगाना। तो 4 पाई आई R अपॉन S क्यूब, L के प्लेस पर रख दो तो क्या हो जाएगा 2 पाई R, इस L के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस फॉर्मूले का लगाया, इसके प्लेस पर लोअर लिमिट, ये आ गया। तो ये हो गया B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई R अपॉन S क्यूब 2 पाई R।
ये एक्सप्रेशन आ गया। जब इतना एक्सप्रेशन आ गया, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, एक आर ये है, एक आर ये, आर स्क्वायर हो गया, और ये 2 पाई डिवाइडेड बाई, अब समझना एस क्यूब है। अब पहले तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, एस को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो मैं एस की वैल्यू लिखता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस डीएल लेंथ को मैं रब करके यहां लिख दे रहा हूं, डीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये किसकी वैल्यू है, ये सिर्फ s की वैल्यू है, यहां देखो ये s की वैल्यू है। अब s का क्यूब है, तो जब इसका क्यूब है तो हम क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे। भाई सिर्फ इतना लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये तो s की वैल्यू होगी। अब जब क्यूब करोगे तो इसकी जगह क्या कर दोगे, इसका क्यूब यानी कि इंटू 3। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो गई 3/2। ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के एक्सिस पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी। दूसरी चीज अभी समझे, अगर इसी लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स, हम तो ये मान रहे हैं कि सिंगल वायर है, एक तार लिया उसका एक सिंगल लूप बना लिया, सिंगल वायर। अगर बहुत सारी टर्न्स है, ऐसे 1 2 3 4 5, तो क्या करना है, ये जो फॉर्मूला लिखा है सेम ऐसे ही, उसमें n से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रहा हो। इफ द कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ द कॉइल having n number of turns, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू, बस आपको कहना पूरा फॉर्मूला यही लिखना है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पूरा ये लिख दिया। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई n से और मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और ये भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। तो ये भी है, ये सिंगल लूप के लिए हमारा, यानी कि एक टर्न के लिए, और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। इतना आगे समझ में, तो इसे नोट कर लो, मैं रब कर दूंगा इसको, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। अब इधर देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे उसको समझना है। कंडीशन ये लगाएंगे कि इस एक्सप्रेशन से हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी वो निकालेंगे। इस एक्सप्रेशन से सेंटर पर देखो, अब ये हम आपने एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया, तो आपने इससे पहले एक एक्सप्रेशन ड्राइव करा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सर्कुलर लूप के सेंटर पर बराबर होती है, किसके बराबर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के सेंटर पर बात कर रहे हैं, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अब क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इस x को 0 ले लें, मतलब ये x जो है सेंटर से पॉइंट ऑब्जर्वेशन की लेंथ है, अगर हम x 0 ले लेंगे तो x 0 का मतलब x की वैल्यू कम होते होते तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो पॉइंट पीछे आते थे कहां आ गया, सेंटर पर। तो हमने लिखा इफ x इक्वल्स टू 0, इसके अकॉर्डिंग। तो इस फॉर्मूले में क्या रहेगा, b इक्वल्स टू
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 पाई अपॉन 4 पाई। अब x 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पे क्या लिखा 3/2, तो इस पर पावर हो गई हमारी 3/2। 3/2 अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट, अच्छा इधर पे क्या हो जाएगा, इससे ये क्या पाई से पाई, इससे कैंसिल हो गया 2 आ गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया आर क्यू। अब इससे क्या हो गया स्क्वायर से यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो देखो जो आप इससे ये भी पता चल गया हमारा, अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो जब आप ये डेरिवेशन करोगे और उसमें ये कंडीशन लगा दोगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे और ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा था, आपको ये पता चल जाएगा आपने सही किया है डेरिवेशन, क्योंकि तभी एक्सप्रेशन आ पाएगा, वरना आएगा ही नहीं, वरना कोई टर्म ज़्यादा या कोई टर्म कम गलत होगा तो, वरना तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितनी होती है वो निकाला। एक चीज देखना, ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग भी एक पॉइंट बता रहा हूं। पॉइंट ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो जब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाला, इसको देखो ये तो एक्सिस के लिए इस पॉइंट के लिए है, अब जब बात करें सेंटर, तो सेंटर पर निकालने पर क्या हो रहा था, हमने x को 0 के बराबर रख दिया। जब x 0 के बराबर रख दिया तो हमारा ये जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्मूले में, डिनोमिनेटर क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 4 पाई तो है, इसकी बात करें तो जब x की वैल्यू 0 रख दिया तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, कम हो गया। जब डिनोमिनेटर कम होगा तो b की वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए जितना हम सेंटर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और जितना सेंटर की तरफ आते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। और सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, यानी कि सेंटर पर मैक्सिमम है, दूर जाएंगे तो कम होगी। दूसरी चीज ये समझें कि जब भी बात कर रहे हैं चार्ज कैरिंग लूप की, ध्यान देना चार्ज कैरिंग लूप की, सर्कुलर लूप पर चार्ज है और इसके सेंटर पर पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो होगी 0, ये याद रखना। लेकिन अगर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो होगी मैक्सिमम। चार्ज कैरिंग लूप के केस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और करंट कैरिंग लूप के केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद एक ग्राफ देख लें, छोटा सा ग्राफ है इसी से रिलेटेड। हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, ये प्लस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनस एक्स को। ये जो 0 है ये सर्कुलर लूप का सेंटर है हमारा, यहां पर ये 0 यहां पर लाई कर रहा है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, ये वर्टिकल लाइन हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पॉइंट पर यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो इस पॉइंट पर जितनी भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैक्सिमम है जो भी वैल्यू है उसको हमने यहां दिखा दिया, इतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या हो रहा है, इस सेंटर से आप जा रहे हैं दूर, सेंटर से दूर जा रहे हैं, मान लो यहां पर हमने मान लिया 10 टेस्ला है, तो यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 10 टेस्ला होगी। अब दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पहुंचे 9 8 7 6 से कम होती जा रही, दूर जा रही। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बना रहा है, हम दूर ऐसे बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो भाई यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर उससे कम हो जाएगी, यहाँ पर आ गए तो और कम हो जाएगी, यहाँ पर आ गए और कम हो जाएगी, ऐसे कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट यानी कि सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो देखो ओ से हम यहाँ जा रहे हैं एक्स की तरफ, प्लस एक्स बनाया ना, इस तरफ जा रहे हैं,
तो ये वाली लाइन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है और कहीं इन्फिनिटी पर जाकर, मतलब ये ऐसे अगर हम आगे और बढ़ा दें तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये इससे मिल जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगी 0। अब बात कर रहे हैं इसकी रिंग के लेफ्ट, यानी कि इस तरीके से है ना, ये सर्कुलर रिंग है। अब इधर की बात कर रहे थे, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम, अब इससे दूर जा रहा है एक्सिस पे कम होती है, कम होती है। अब जब इस साइड की बात करेंगे तो यहां पर भी होगा, यहां पर मैक्सिमम, तो यहां जाएंगे कम होगा, ऐसे दूर कहीं जाकर 0 हो जाएगा। तो दूसरी साइड भी हम ऐसे बना देंगे इस तरीके से, ऐसे करके ये बना के छोड़ देंगे। मिलाना नहीं हमको, इन्फिनिटी पे कहीं जाके वो खुद मिल जाए। तो ये इस सर्कुलर लूप के केस में जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका हमने ग्राफ भी बना दिया। तो कभी कभी ये ग्राफ भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी देख लें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और टेंशन बिल्कुल ना लें, फ्री माइंड होकर पढ़ें, क्योंकि जब आप फ्री माइंड होकर पढ़ेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। जब आप पर स्ट्रेस रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, बस मेहनत करें, मेहनत करते रहें लगातार, डेली रेगुलरिटी के साथ। ओके।